Hello and welcome. I'm Dr. Himanshu Mathur. On the behalf of Jaipur Rehab, I welcome you all on the RPSC 2020 Physiotherapist Job Entrance Exam Paper Solving का Part 2. So I welcome you all wholeheartedly. मुझे बहुत खुशी. I'm so happy to see such an overwhelming response of yours on the first part 1 of the RPSC 2020 Physiotherapist Exam Paper Solving. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके that you people are taking interest, people are responding to it. I have received a lot of messages about it. I have received a lot of answers regarding it. I've received a lot of suggestions regarding the video. So thank you so much. और इसीलिए because of your interest, because of your so much inculcation, I oftenly get so motivated to do more activities like that. तो इसी लिस्ट में हम एक और एक्टिविटी आज लेकर के आए हैं, दैट इज पार्ट 2 ऑफ द पेपर सॉल्विंग. इसी सिलसिले में हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी बड़ी जल्दी लेकर आएंगे, यानी कि कल और परसों लेकर के आएंगे. तो आज का जो हमारी बात है वो है पार्ट 2 की. चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा और बिना समय वेस्ट किए मैं फटाफट से जंप करना शुरू करता हूं हमारे पहले सवाल की ओर. फिर से मैं कहूंगा एक ही बात, आप लोगों को ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड का समय मिलेगा हर आंसर का सवाल का जवाब देने के लिए, और उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आई नीड टू नो दैट हाउ मच इन्वॉल्व्ड यू पीपल आर. तो उसके लिए मुझे आप लोगों के आंसर्स, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिख दीजिए. आई बी हैप्पी इनफ, राइट? सो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितना कनेक्टेड हैं इस चीज से. ओके, सो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन एनीथिंग देन आल्सो यू कैन राइट इट आउट देयर और ऑन एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया यू कैन राइट इट, राइट? चलिए, तो मैं आज बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा और बिना समय को वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं आज का खेल. चलिए, कौन बनेगा करोड़पति. ओके, वैसे टाइम खत्म हो गया है कौन बनेगा करोड़पति का, तो फिर मैंने शुरू कर दिया. ओके, ऑलराइट. I am sure that you people must be able to see what I am sharing right here. Okay. चलिए जी, कोई इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे रहा, मैं रोज रोज इंट्रोडक्शन नहीं देता, ठीक है? मैं लायक ही नहीं इंट्रोडक्शन देने के, छोड़ो. तो the most important part is that we are on to the second part. Second part का पहला सवाल मैं बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा. और एक बात मैं बता दूं, आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, आज के क्वेश्चंस बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, राइट? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है. जो पेपर में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सारे आज ही आ गए हैं हमारे पास, ठीक है ना? तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हम लोग आज लेने वाले हैं पार्ट 2 में. तो थोड़ा सा पम्प्ड अप रहेंगे, ठीक है ना? एंथुजियाज्म थोड़ा सा जगा हुआ रखेंगे, ठीक है? समय बहुत ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बता रखा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं आज के लिए. मैं अपना पॉइंटर ऑप्शन स्टार्ट कर देता हूं और इसी फहरिस्त में आ रहा है पहला सवाल आप लोगों के लिए. ये द मीडियन नर्व इंजरी कॉजेज वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, वीकनेस ऑफ सुपिनेटर, वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ थंब, या वीकनेस ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स. ओके, गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा. आपका समय शुरू होता है अब. I'll give you 20 seconds, don't worry. मैं मिनिमम 20 seconds आपको दूंगा ही हर क्वेश्चन के लिए. चलिए जी, 10 सेकेंड टू गो मोर. प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन है, कॉपी पेन ले लो और वहां पे लिखना शुरू कर दो. एंड योर टाइम इज अप. तो जी, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? देखो, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड जो हैं, इट इज सप्लाइड मोस्टली बाय अल्नर नर्व एंड फ्यू बाय मीडियन. सो प्रीडोमिनेंट नर्व इन्वॉल्वमेंट जो आ रहा है वो है अल्नर नर्व का. अच्छा, सुपिनेटर मसल जो है, इट इज सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है ना? तो अगर डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जाएगी तो सुपिनेटर जाएगी. और रही बात इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ थंब, तो मोस्टली इट इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, बट नॉट ओनली फॉर अडक्टर पॉलिसिस जो कि अल्नर नर्व से सप्लाई होती है, ठीक है ना? तो अडक्टर पॉलिसिस को छोड़ के सारी मसल्स जो हैं आपकी
मीडियन नर्व से सप्लाई होती है। यही तो रीजन है ना, हम लोगों ने कल देखा था, एक ऐसी डिफॉर्मिटी हो जाती है जब मीडियन नर्व पैरालाइज होती है, उसको हम एप थंब डिफॉर्मिटी कहते हैं, ऑपोजिशन चले जाता है इसका, ठीक है। नाउ वीकनेस ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर इज एट्रीब्यूटेड टू रेडियल नर्व इंजरी, राइट। तो इस पहले सवाल का सही जवाब है आंसर नंबर 3, वीकनेस ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द थंब। चलिए, दिस टेक्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। Second question of the day, here we go. Now, disorder of the vagus nerve causes palatal weakness, pharyngeal weakness, laryngeal weakness, या फिर all of the above. The time starts now. 6 से शुरू हुआ है, रुक जाओ, इसको 1 पे आन देंगे, फिर से करेंगे, ये 6 बोनस तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू हो गया टाइम, 20 सेकेंड्स। इनफैक्ट इसमें आपको 26 सेकेंड्स मिल चुके हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तो एक पेपर पेन लेकर के बैठो और वहां पे लिखो, ठीक है ना। वहां पे लिखेंगे तो जैसे ही आंसर आएगा आपको पता चलेगा, सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, दैट हाउ मच डू यू रिमेंबर, ठीक है। एंड टाइम अप। चलिए जी, सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम वीकनेस की बात कर रहे हैं तो हम मोटर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मोटर रिस्पॉन्स की बात करता हूं यहाँ पे, दिस वन, so it provides motor innervation to the majority of the muscles of pharynx, soft palate and larynx. आपको याद होगा recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus nerve. चलिए हम सेंसरी और स्पेशल सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक भी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, कभी फर्दर आप कोई दूसरे एग्जाम्स दे रहे हो। अभी आप लोगों में से कई लोग मेरे ख्याल से एमपीटी के लिए भी एग्जाम्स देंगे, मास्टर्स के लिए। तो एमपीटी में भी प्री एमपीटी एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सिटीज में, नेशनल यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। तो वहां के लिए भी आई रिकमेंड यू टू गेट वेल प्रिपेयर्ड। उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, सीट्स लेने के लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो उसके लिए ऐसी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सेंसरी में इट इनोवेट्स द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स एंड द इंटरनल सरफेस ऑफ द laryngopharynx and larynx, provides visceral sensation to the heart and abdominal viscera. Spatial sensory provides taste sensation to the epiglottis and root of the tongue. Parasympathetic innervations में the smooth muscles of trachea, bronchi and gastrointestinal tract and regulates the heart rhythm also. Okay, so यहाँ के लिए the correct answer is option number D. Question number 2 का correct answer is option number D, that is all of these. It means it will cause palatal weakness also, it will cause pharyngeal weakness also, it will cause laryngeal weakness also. All right, चलिए बढ़ते हैं इसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, हियर वी गो। In hemiplegia, weakness of upper limb and lower limb along with weakness of lower half of the facial muscles occur due to upper motor neuron pattern, is it lower motor neuron pattern, is it Horner's syndrome or is it sensory syndrome? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए 8 सेकंड्स मिल गए तो इसमें हम 18 सेकंड से देंगे आपको, कोई बात नहीं, 2 सेकंड में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लास्ट 10 seconds to go, everybody. You can write your answers in the comment box. I just want to see that if how many people write it in the comment box, and time is up. तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। Okay, a lower motor neuron lesion of the face equally involves the muscle of upper and lower face. Upper motor neuron, that is the supranuclear corticospinal lesion, is characterized by decreased voluntary movement of the lower face with flattening of the nasolabial angle on the ipsilateral side of the face, right? तो इसका मतलब अगर लोअर फेस मसल्स इन्वॉल्व हैं, अपर फेस मसल्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो इट मींस इट इज एन अपर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन में अपर फेस मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं और लोअर फेस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 4th फॉर द डे। ओके, आज भी 25 क्वेश्चन है पूरे, तो बिल्कुल दिल थाम के और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध करके बैठे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द डे, हियर वी गो। Which is not a part of Jaipur foot? Is it a tread rubber, wooden keel,
sponge rubber or cosmetic rubber? And your time starts now. अच्छा 7 है, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग विल गिव यू ऑलमोस्ट 20 seconds more, 15 seconds. चलिए जी, very nice. Okay, 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 okay. 5 seconds more after this. 5 seconds more. Okay. And tick tick tick, your time is up. चलिए, तो सही जवाब है इसका, हम पहुंचते हैं सही जवाब पे. अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे तो ये जो वुडन डिस्क, ओके, तो ये वुडन कील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. अगर आप ब्लैक रबर जो बेस पे देख रहे हैं वो ब्लैक रबर इज ब्लैक ट्रेड रबर, ठीक है. तो वुडन कील भी प्रेजेंट होती है, ट्रेड रबर भी प्रेजेंट होता है. और अगर आप इस तरफ देखेंगे इस एरिया में, तो ये जो चीज है दैट इज ब्लैक कुशन रबर एंड फ्लैश कलर्ड कुशन रबर. तो अभी जो कुशन रबर होता है वो होता है स्पंज रबर, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, विच एड्स यू फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट्स को हेल्प करता है, अलाउ करता है उस चीज के लिए, ठीक है ना. तो फिर स्पंज रबर जो है वो भी प्रेजेंट होता है. तो क्या प्रेजेंट नहीं होता है, वो होता है कॉस्मेटिक रबर, ठीक है. कॉस्मेटिक रबर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. सो इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है कि जयपुर फुट में कॉस्मेटिक रबर प्रेजेंट नहीं होता है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए, दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द डे. सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द डे, हियर वी गो. All of the following clinical features and lab findings in favor of Duchenne's muscular dystrophy, except calf pseudohypertrophy, abnormal nerve conduction velocity, proximal symmetrical weakness, or positive Gover's sign, right? And your time starts now. चलिए जी, 9 seconds ऑलरेडी हैं इसमें, 10 सेकंड हम इसके बाद और देंगे तो हो जाएंगे टोटल 19 seconds, ठीक है. तो चलिए जी, 19 seconds के लिए 10 सेकंड और हैं आपके पास, और जल्दी 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 से लिख लीजिए, चाहे तो अपने पास लिख लीजिए, चाहे तो इस कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है ना. एंड टाइम अप. चलिए, इसका सही जवाब है कि भाई सूडो हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट होती है काफ में, ठीक है ना. तो एक्सेप्ट लिखा है इसमें, तो हमको वो बताना है कि जो नहीं होता है. एबनॉर्मल नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है, क्योंकि रिलेटिवली स्लोअर एनसीवी प्रेजेंट होता है डकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में. गोवर साइन प्रेजेंट होता है पॉजिटिव, ठीक है ना. दैट इट मींस दैट द चाइल्ड जब वो जमीन से खड़े होने की कोशिश करता है, इट अपीयर्स एज इफ ही इज क्लाइंबिंग हिमसेल्फ, राइट. सो इट इज प्रेजेंट. अब क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल वीकनेस, क्योंकि वो प्रेजेंट होती है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी is correct for question number 5, that is the absence of proximal symmetrical weakness is there in Duchenne's muscular dystrophy. Okay, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जैसे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज रहे हैं अब तक. आई एम होपिंग कि ये रिस्पॉन्सेज आगे भी बने रहेंगे. तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ. सो क्वेश्चन नंबर 6, here we go. All of the following are correct for the functional position of hand except wrist palmar flexion 20 to 30 degrees, MCP joint flexion 45 degrees, PIP joint flexion 30 degrees, and DIP joint flexion 20 degrees. And your time starts now. चलिए जी, 19 seconds देंगे इसमें भी आपको, ठीक है. चलिए, 10 seconds to go more. 10 seconds. Yes, 10 seconds to go more. And जल्दी से आप लिख लीजिए, चाहे तो अपने पास लिखें, चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें. एंड योर टाइम इज अप. चलिए जी, सही जवाब क्या है, बिल्कुल आसान सी बात है, हम कई बार बात करते हैं. दिस इज द पोजीशन, राइट. अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे हाथ है, तो दिस इज द पोजीशन. यू कैन सी दैट. ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना. ओके, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, राइट. तो अगर आप देख रहे हैं तो एमसीपी इज inflection, wrist is in extension, PIP is in flexion, and DIP is also in flexion, right. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, wrist palmar flexion. तो palmar flexion नहीं होता है इसका extension होता है wrist का. सो पहले ही जो हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
A, that is wrist palmar flexion 20 to 30 degrees. Ideally wrist is 20 to 30 degrees of extension में होती है, palmar flexion में नहीं होती, ठीक है ना. चलिए जी, this takes us to question number 7 of the day. Question number 7, here we go. Clinical presentations of Parkinson's includes all of the following except tremor, bradykinesia, spasticity, or freezing phenomenon. Your time starts now. बहुत आसान सा सवाल है, इनको छोड़ देना, फिर हम 20 सेकंड्स आपको दे देंगे. अब से 20 सेकंड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने. एंड बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ी देर पहले, आज के जो सवाल हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. चलिए जी. एंड जिसके बाद एक 10 सेकंड और है ना. चलिए. Okay, okay, okay. And last 5 seconds, and your time is about to get up. चलिए. All are the cardinal signs except for spasticity, क्योंकि पार्किंसंस में rigidity होती है, spasticity नहीं होती है. Okay. Freezing phenomenon भी present होता है, bradykinesia that is slowness of motion भी होता है, tremor भी present होते हैं, ठीक है, resting tremor होते हैं. Always remember Parkinson's is due to lesion in basal ganglia, और basal ganglia में भी to be more specific striatonigral pathway, ठीक है ना. ये सवाल वो हैं जो आते हैं, ठीक है ना, कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Lesion at striatonigral pathway leads to Parkinson's. Alright. ट्रेमर कौन से होते हैं? रेस्टिंग ट्रेमर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है. इंटेंशनल ट्रेमर इज अ पार्ट ऑफ और इज अ रिजल्ट ऑफ सेरिबेलर लेशन, ठीक है. चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द डे. सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द डे, हियर वी गो. Which muscle is not innervated by the ulnar nerve in the hand? Is it adductor pollicis? Is it abductor digiti minimi? Is it lumbrical first and second? Or is it all the interosseous? The time starts now. 15 सेकंड देंगे आपको, ठीक है ना. ये 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड और दे देंगे आपको. चलिए जी, बड़ा आसान सा सवाल है. अगेन एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, एंड योर टाइम इज अबाउट टू गेट स्टॉप. ओके. बड़ा आसान सा सवाल मैंने बता ही दिया था आप लोगों को. इट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज lumbrical first and second, which are supplied by median nerve. Rest all the muscles are supplied by your ulnar nerve, right? So option number C is correct for 8th question. Okay. Now this brings us to question number 9th of the day. So question number 9th of the day, here we go. Strength duration or intensity duration curve testing should be advised after 7 days following nerve injury, 10 days following nerve injury, 21 days following nerve injury, or 14 days following nerve injury. And your time starts now. Very good. 10 से start हुआ है. We'll be giving you 20 minutes, 20 seconds, sorry. 20 minutes नहीं, 20 minutes में तो हम खत्म हो जाएगा काम हमारा पूरा, है ना. चलिए जी, 10 seconds more, last 10 seconds to go. जल्दी 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 जल्दी. ओके, लिख लो कॉपी में फटाफट से. चलिए जी, एंड योर टाइम इज गेटिंग अप. तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21 डेज फॉलोइंग नर्व इंजरी, क्योंकि 21 डेज के बाद रीजनरेशन ऑफ नर्व स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना. तो इसीलिए 21 दिन बाद हम लोग स्ट्रेंथ ड्यूरेशन या फिर इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व टेस्टिंग हम लोग एडवाइस करते हैं, ठीक है. So option number C, 21 days following nerve injury, is the correct answer for question number 9. So the question number 10, here it is coming on your way. And there we go. Riobase is current, duration, voltage, या फिर none of the above. And your time starts now. 20 seconds. 20 seconds classically will be giving it to you. All right, and last 10 seconds to go. Please do write it in the comment box. अगर आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर कोई explanation लिखेगा तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा. And time is up now. So Riobase is the current. Okay,
Wheelbase is the minimal current amplitude of infinite duration, in practical sense about 300 milliseconds, that results in the depolarization threshold of cell membranes being reached, such as an action potential or the contraction of the muscle. So question number 10th का option number A is the correct answer. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक कोई क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था उसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मुझे लगता है वहां तक आप लोग पहुंचे ही नहीं है, ठीक है ना? तो वहां तक पहुंचो, वहां तक देखो उसे जाकर के, और उन सवालों के जवाब लिखो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप लोगों से, ठीक है ना? अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? जैसे कि मैं आज भी बोल रहा हूँ इंटरेक्शन के लिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव सेशन. अगर इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, question number 11 coming on the way right here. Which reflex is absent in a normal adult human being? Is it a cremasteric reflex? Is it a plantar flexor reflex? Is it a Hoffman's reflex? Or is it a pharyngeal reflex? Your time starts now. चलो 25 seconds देंगे, ये 5 seconds. Other than that, we'll be giving you 20 seconds more. Okay, time has started already. Please do write your answers. चलिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सारे जो रिफ्लेक्स है ना, क्रेमास्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है, हाउ टू एलिसिट इट, प्लांटर फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को एलिसिट कैसे करते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, हॉफमैन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, फेरेंजियल रिफ्लेक्स जिसको कि हम गैग रिफ्लेक्स नाम से भी जानते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा. और इसी के साथ साथ आपका टाइम भी पूरा हो चुका है, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉफमैन्स रिफ्लेक्स, ठीक है? क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, प्लांटर फ्लेक्सर भी प्रेजेंट होता है. हॉफमैन जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द लीजन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, so it is usually absent in normal adult human being. Pharyngeal reflex या gag reflex जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है. So question number 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉफमैन्स रिफ्लेक्स. चलिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. So question number 12, here it is coming your way. Which muscles do not participate in flexion movement of the shoulder? Is it the anterior fibers of deltoid? Is it the biceps, coracobrachialis, or teres major? चलिए, time starts now. 15 seconds देंगे, इससे ज्यादा नहीं. Okay, 5 seconds से और 10 सेकंड ऊपर से हम और दे रहे हैं आपको, ताकि आप फटाफट से लिखो. अरे लिखो यार, देखो, लिखोगे नहीं तो तुमको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा. सो प्लीज कीप राइटिंग इट एवरीवेयर एंड योर टाइम स्टॉप्स नाउ. ओके, सो बहुत 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 आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड इज द मेजर मसल, प्राइम मूवर है उसको उठाने के लिए, ठीक है ना? बाइसेप्स का लॉन्ग शॉर्ट दोनों जो हेड है, इनफैक्ट मोर ओवर द लॉन्ग हेड वर्क्स टू फ्लेक्स योर शोल्डर. कोरैकोब्रेकियालिस, यस, कोरैकोब्रेकियालिस ऑल्दो अडक्शन का भी काम करती है, लेकिन इट इज वन ऑफ द सेकेंडरी फ्लेक्सर्स ऑफ द शोल्डर आल्सो. कौन नहीं करती है? दैट इज टीरीज मेजर, ठीक है ना? टीरीज मेजर एट टाइम्स इट हेल्प्स इन एक्सटेंशन, but it does not helps in flexion of the shoulder, right? So the muscles involved in the flexion movement includes the anterior deltoid, pectoralis major, and coracobrachialis. For a shoulder extension, your body uses latissimus dorsi, teres major and minor, and posterior deltoid muscles, right? So teres major is the correct answer for us. Okay. Now this takes us to question number 13. बता दूं, we have reached the midway of our video of our paper solution today, right? हम बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं. इसके बाद इतने ही सवाल और इतने मतलब 13 questions और हैं इसके बाद. So we are coming on to question number 13 of the day. How to measure the leg length? ASI is to medial malleolus, ASI is to heel, ये 2 ऐसा नहीं है, TO2 है. Greater trochanter to lateral malleolus, greater trochanter to heel. Your time starts now. 4 सेकंड ऊपर से थे, छोड़ दो, उसके बाद will be giving you 20 seconds, right? आपके 20 सेकंड शुरू हो चुके हैं. फटाफट से आंसर कहीं पे तो लिखो यार, कहीं पे लिखो अपने. अच्छा, पेपर्स हैं आप लोगों के पास, क्वेश्चन पेपर्स, तो क्वेश्चन पेपर में टिक करना शुरू हो जाओ. अच्छा, ऐसे कई लोग होंगे जो देख रहे होंगे इसे, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, ठीक है ना? तो डू राइट द क्वेश्चंस आल्सो एंड डू राइट द आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस आल्सो. Time is up. So the correct answer is option number
A, that is ASIS to medial malleolus. Okay, so apparent leg length can be measured from directly umbilicus to medial malleoli of the ankle. A direct measurement using a tape measure can be utilized to measure the true leg length from superior anterior superior iliac spine, that is ASIS, to the medial malleolus, right? So option number A is correct for question number 13. Multipinnate type arrangement of muscle fibers is present in pectoralis major muscle, stylohyoid muscle, deltoid muscle, or brachioradialis muscle. And your time starts now. 6 सेकंड हमने दे रखे हैं, हम इसके बाद 10 सेकंड और आपको दे देंगे. सो 16 सेकंड्स आर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक, बिकॉज बहुत ही जनरल एनाटॉमी का पार्ट है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाला पार्ट है, ठीक है. एंड योर टाइम इज अप. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 3 फाइबर्स हैं, तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, ठीक है ना. सो इट इज अ मल्टीपिनेट, ठीक है, 3 अलग अलग सर्फेसेस आ रही है. A type of pinnate muscle wherein the diagonal muscle fibers are in multiple rows with the central tendon branching into 2 or more tendons. Okay, so a classical example of it is deltoid muscle. Okay, so option number C is correct for question number 14. Coming on to question number 15 of the day, and here we go. Center of gravity in normal human beings is near to second sacral vertebra, fifth sacral vertebra, fourth lumbar vertebra, and second lumbar vertebra. Your time starts now. 15 seconds देंगे, 5 सेकंड ये 10 सेकंड और इसके ऊपर. ओके, सो ओनली 15 seconds for you people, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा सवाल है. चलिए, last 5 seconds to go everybody, and your time is going to get up. So correct answer is, mostly लोग correct ही answer देंगे, that is in front of second sacral vertebra, S2. और मैं एक जानकारी और दे दूं, that it lies 2.5 centimeter anterior to the S2 vertebra. Okay, so this is the correct answer. Now this brings us to question number 16 of the day. Without any delay, question number 16, here it comes your way. Fifth cervical nerve root irritation could not cause pain and tenderness over. याद रखना, इन्होंने पूछा है could not cause, ठीक है ना. Insertion of deltoid, common extensor origin of the elbow, inferior angle of scapula, or superior angle of scapula. Your time starts now. Will be giving you इस 8 सेकंड के बाद भी I'll give you 20 seconds more, ठीक है ना, क्योंकि I know आप लोगों को मेमोराइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ये बात, तो मेमोराइजेशन के लिए हम बिल्कुल आपको समय देते हैं. एंड 10 seconds more to go, ladies and gentlemen, only 10 seconds more to go now. Okay, 10 seconds, 10 सेकंड और हैं आपको, 10 सेकंड में ये काम खत्म करना है, 10 भी नहीं, अब तो टाइम अप. ओके, तो इस सवाल के सही जवाब में मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहूंगा. अगर आप देखें यहाँ पे, ये नीला वाला है, ब्लू वाला जो एरिया है, दैट इज C5. सो दिस एरिया, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू एंड दिस इज द एंटीरियर व्यू. ऑलराइट, so in this case it is showing the area which resembles the area of superior angle of scapula. तो सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे तो C5 अवेलेबल है पोस्टीरियरली, तो मैं उसको काट दूंगा, ये हमारा आंसर बचा ही नहीं. अब मैं एंटीरियर व्यू देखता हूं, तो एंटीरियर व्यू में ये नीले वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से चल के आ रहा है, तो इट इज कवरिंग अ स्पॉट वेयर द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज प्रेजेंट. सो इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड का भी खत्म हो गया मामला. अब यही नीला वाला हिस्सा यहाँ पे भी जा रहा है, तो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन वाला हिस्सा भी आ गया, तो मेरा ये वाला हिस्सा, ये वाला ऑप्शन भी कट गया. तो जो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला. इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, अगर स्कैपुला में मानता हूं यहाँ पे है कहीं ऐसे करके, तो उसका इंफीरियर एंगल है यहाँ पे, या थोड़ा सा और ऊपर भी मान सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे भी नहीं आ रहा है C5 नर्व रूट. तो C5 नर्व रूट का इरिटेशन कभी भी उस एरिया में नहीं होगा, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16. So this brings us to question number 17 of the day. So question number 17, here we go. All are passive movements except manipulation, mobilization, stretching or resisted exercise. चलिए जी, your time starts
now. इसके लिए मुझे कायदे से केवल 8 ही सेकंड देने चाहिए, but I'll be giving you 18 seconds, right? इसके बाद 10 seconds I'll be giving you more. So last a few more seconds, last 5 seconds rather I would say that. आखिरी 5 सेकंड है आप लोगों के लिए and your time is up. भाई सारे मैनिपुलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, पेशेंट नहीं करता है, थेरेपिस्ट करता है, तो ये पैसिव है. एक्सेप्ट लिखा है इसलिए काट दो इसको. मोबिलाइजेशन भी पेशेंट नहीं करता है, थेरेपिस्ट करता है, काट दो इसको. स्ट्रेचिंग, एक्टिव स्ट्रेचिंग भी होती है, पैसिव भी होती है, लेकिन प्रिडोमिनेटली इट इज अ पैसिव स्ट्रेच, तो इसको भी काट दो. और रेजिस्टेड एक्सरसाइज कभी पैसिव नहीं होती है, रेजिस्टेड एक्सरसाइज हमेशा एक्टिवली ही पेशेंट करता है, ठीक है ना, तभी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है. सो all of these three are passive movements, but a resisted exercise can never be a passive movement, so it becomes an active movement. Okay, so resisted exercise is an active movement, that is why it becomes the correct answer for question number 17. So question number 18 that comes your way, here we go. Neurotomesis is disruption of axon and nerve sheath, disruption of axon but nerve sheath is intact, loss of conduction without degeneration, या none of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन है and your time starts now. इन 3 seconds को छोड़ दो, then we'll be giving you 20 seconds more. Okay, so फटाफट से करेंगे. You have 15 seconds more. Very good. Last 10 seconds to go. Everybody, please do write it in the comment box. Last 5 seconds and your time is about to get up. तो इस सवाल का सही जवाब में भी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा. अगर आप देखेंगे न्यूरोप्रैक्सिया में कंडक्शन ब्लॉक है, सो लॉस ऑफ कंडक्शन विदाउट डिजनरेशन इज न्यूरोप्रैक्सिया. डिसरप्शन ऑफ एक्सॉन बट द नर्व शीथ इज इंटैक्ट, डिसरप्शन ऑफ एक्सॉन बट द नर्व शीथ इज इंटैक्ट, इसका मतलब इट बिकम्स योर एक्सॉन्टमेसिस. Now, in this case, axon is also disrupted and nerve sheath is also disrupted. ठीक है ना? So that becomes your neurotomesis. So neurotomesis is disruption of axon and nerve sheath. Okay? लिख देता हूं मैं neurotomesis. यहाँ पे axontemesis, यहाँ पे neuropraxia. ठीक है ना? तो ये गलत हो गया, इसको हम मानते ही नहीं है, तो सही आंसर है ये. सो ऑप्शन नंबर ए is the correct answer for question number 18, right? So this brings us to question number 19 of the day. So question number 19, here we go. Which of the following exercises is indicated in metastatic bone disease affecting the ribs? Is it clapping? Is it shaking, vigorous vibrations, or resisted coastal breathing? All right, your time starts now. इसके बाद 20 seconds will be giving it to you, right? So पहले 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं. Please do write something in the comment box. I would be really happy to see your comments in the your answers in the comment box, right? Last 10 seconds to go, and for that also last 5 seconds to go. And ladies and gentlemen, your time is getting up. इस सवाल को सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका है, पता है? हम बचपन में खेलते थे ऑड वन आउट, राइट? तो इसमें से अगर हम ऑड वन आउट देखेंगे तो ये तीनों परकशन एंड डिपार्टमेंट टेक्निक्स हैं. ये परकशन एंड डिपार्टमेंट टेक्निक्स नहीं है, ठीक है ना? तो ये आप ऑड वन आउट से भी इस सवाल का जवाब दे सकते थे. अदरवाइज वी डू नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट और परकशन टेक्निक्स इन केस ऑफ मेटास्टैटिक बोन डिजीज, राइट? So what we can do, what is most safe to do in such cases is coastal breathing. Okay, resisted coastal breathing भी करा सकते हैं, thoracic expansion exercise भी आप करा सकते हैं, ACBTs भी you can go for that, right? So question number 19 का correct answer हो जाएगा option number D, that is resisted coastal breathing. All right, चलिए, this brings us to question number 20 of the day. Question number 20, here we go. Cubitus valgus is exaggeration of carrying angle, reduction of carrying angle, neutralization of carrying angle, and reversal of carrying angle. So your time starts now. ठीक है, अच्छा सवाल है. 16 seconds देंगे आपको, इसके बाद 10 seconds to go more. Okay,
Last 10 seconds to go. Jaldi, jaldi, jaldi. You'll have to write the answers. Come on, come on, come on, come on. And your time is getting up. सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज द नॉर्मल कैरिंग एंगल. ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए. व्हाट इज द नॉर्मल कैरिंग एंगल? ओके, please write it in the comment box. Please write it in the comment box. Okay, so cubitus valgus is increased in the internal angle, okay, between the humerus and the forearm, or the arm and the forearm, right? So it is the exaggeration of the carrying angle. ठीक है ना? Carrying angle क्या होता है कि थोड़ा सा valgus, physiological valgus जो present होता है forearm और arm के बीच में, यानी कि ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट के बीच में. ठीक है ना? So exaggeration of carrying angle is your cubitus valgus. ठीक है? Now this brings me to the last section of today's video, that is coming on to the question number 21. So question number 21, here it comes your way. In all of the following, which orthosis is effective in cervical spine injury? Is it SOMI brace? Is it TLSO? Is it RJ brace? Or is it Milwaukee brace? Your time starts now. इसको छोड़ करके 20 minutes other than that. It's a good question. It oftenly comes. अगर हम बात करें ऑर्थोसिस प्रोसेस की तो बहुत कॉमनली कई पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है. तो इस चीज को आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुने. And I must inform you that last 5 seconds are remaining for you people and your time is getting up. तो सही जवाब है इसका सोमी ब्रेस. सोमी ब्रेसेस फोटो दिखाता हूं आपको. ये है सोमी ब्रेस, दैट इज स्टर्नो ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजेशन ब्रेस. इसका मतलब स्टर्नम पे एक अटैचमेंट है, एक रेस्ट स्टर्नम पे कर रहा है, ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर और इनकी बदौलत जो यहाँ पे ये है सर्वाइकल स्पाइन है वो इमोबिलाइज हो रही है, राइट? टीएलएसओ ब्रेस जो होता है दैट इज थोरैको-लंबर स्पाइनल ब्रेस, थोरैको-लंबो स्पाइनल सेक्रल ऑर्थोसिस जो होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर सर्वाइकल स्पाइन. बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है अबाउट मिल्वॉकी ब्रेस, लेकिन मैं बता दूं मिल्वॉकी ब्रेस जो होता है दैट इज फॉर योर लंबर, थोरैसिक एंड सर्वाइकल स्पाइन एंड इट इज नॉट मेजरली मेंट फॉर इंजरी. इट इज बेसिकली मेंट फॉर द करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर्स. अगर स्कोलियोटिक कर्वेचर है या हाइपरकाइफोटिक कर्वेचर, स्पेशली स्कोलियोसिस के केसेस में मिल्वॉकी ब्रेस का यूसेज बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है. ठीक है, चलिए. So this takes us to question number 22 of the day. So question number 22, here we go. All of the following are the function of upper limb orthosis except to assist weakened part, to protect from pain, to correct deformity, or to relieve weight bearing. So your answers, your time starts now. इसके बाद 20 सेकेंड. अच्छा सवाल है, थोड़ा सोच के थोड़ा स्थिर मन से जवाब देंगे इस चीज का, बिल्कुल भावों में नहीं बहेंगे. ठीक है ना? टेक योर ओन टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट. लास्ट 10 seconds to go and last 5 seconds now and your time is about to end. बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल था, या बड़ा ही क्या कहना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला सवाल था. अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की तरफ देखेंगे, टू रिलीव वेट बेयरिंग, यार मैं हाथों पे तो वेट बेयरिंग करता ही नहीं हूँ. आई एम अ बाइपेडल क्या कहना चाहिए लिविंग बीइंग, लिविंग क्रिएचर. आई एम नॉट अ क्वाड्रिपेडल लिविंग क्रिएचर, राइट? सो वी डू नॉट नीड टू हैव अ वेट बेयरिंग ऑन द अपर लिम्स. सो अपर लिम्ब पे वेट बेयरिंग के रिलीव करने का काम ऑर्थोसिस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वेट बेयरिंग का काम है ही नहीं अपर लिम्ब का. ठीक है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू रिलीव वेट बेयरिंग. ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी to the question number 23 of the day. Question number 23, here we go. All of the following are basic determinants of gait except pelvic rotation, pelvic tilt, knee flexion after heel strike, or hip motion. The time starts now. इसके बाद also we can give you 20 seconds. Okay?
Okay, okay, okay. Very nice. So please write it in the comment box. Please write the answers. This will be an enjoying thing. Okay. कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई सही जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है, दैट्स ओके. यू जस्ट ट्राई एंड असेस योरसेल्फ. एंड योर टाइम इज अप. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ गेट. रादर देन दैट एवरीथिंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ गेट. सो पेल्विक रोटेशन इज अ डिटर्मिनेंट. pelvic obliquity, Trendelenburg's or list, जिसको कि आप tilt कहते हैं, it is also a determinant. Knee flexion in stance, lateral displacement of the pelvis, trunk and shoulder rotation, and ankle foot mechanism. So ये सारे determinants of gait हैं except for the hip motion. So question number 23 का सही जवाब है option number D. चलिए जी. So this brings us to the last question of the day, and second last question of the day. Here we go. What is the wavelength of the infrared radiations not used in clinical practice? अब जो इसमें लाल में लिखा है मैंने not used, ये एग्जाम में नहीं था, ठीक है ना. अगर आप लोगों को इसका सही जवाब मिलता है तो प्लीज मेरे पास लाइए, कि मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस भी किया, तो मुझे उसके बाद पता चला कि शायद ये कुछ मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से इज नॉट इन यूज शायद नहीं लिखा है. हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने सर्च करने की जब कोशिश की तो इस सवाल के जवाब से जब मैंने सर्च किया तो उन जवाबों से मुझे पता चला कि शायद ये सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना. मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि क्या लिखा गया था इस सवाल में ओरिजिनली और क्या प्रिंट हुआ. तो जो प्रिंट हुआ वो मेरे सामने है ऑब्वियसली, लेकिन जब मैंने जवाबों को एनालाइज करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि शायद ये जवाब जो है वो तकरीबन सभी सही हैं, और अगर हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो शायद ऑप्शंस रेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए बी सी की जो वैल्यूज दी हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. आई आर ए, आई आर बी, आई आर सी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है. आई आर डी जैसी कोई चीज जो है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. मैंने पूरा वेब सर्च किया तो मुझे कहीं नहीं मिला. मैंने बुक्स में भी सर्च किया तो मुझे आई आर डी नाम से कोई चीज नहीं मिली. तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में न यूज होने वाली जो वेवलेंथ है दैट इज IRD, that is infrared D radiations, right? So the correct answer for question number 24 that is coming right here is option number D. Okay. It is quite possible कि शायद मैं गलत हूं जो मैं आइडियोलॉजी में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं अभी कि एक पेपर में अगर कोई मिसप्रिंट है तो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो इस जगह पर मिसप्रिंट हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली फ्रेम इसको थोड़ा सा इस फ्रेम को चेंज किया है, तब कहीं जाकर के ऑप्शन सही बैठे हैं. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, आप लोगों के पास कोई जवाब है, कोई एविडेंस्ड फैक्ट है इस चीज के लिए कि नहीं वो ऑलरेडी सही था, तो प्लीज कम अप विद मी. आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेल यू टू रेक्टिफाई माय मिस्टेक, राइट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हियर वी गो. अच्छा, ये तो हमने दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं. So all of the following are inflammatory arthropathy except rheumatoid arthritis, psoriatic arthropathy, gonococcal arthritis, or osteoarthritis. And your time starts now. 18 seconds are enough probably. Okay. चलिए जी. And last 10 seconds to go for everybody. Please do write it in the comment box. कुछ भी लिखो, ऐसे गाली वाली मत लिखना, but कुछ भी लिखो, relevant लिखो, and your time is up. So I'll just tell you one small thing, that option number 3, that is gonococcal arthritis, is an infective arthropathy. Okay. So it is an infection of the joint. It occurs in people who have gonorrhea, which occurs by the bacteria Neisseria gonorrhea. Gonococcal arthritis is a complication of gonorrhea, right? Other than that, everything is an inflammatory arthropathy, right? So option number C is the correct answer for question number 25. Okay. So we are probably done for the day, and I must tell you, just a second. Yeah. So I am really enjoying these days solving papers with you people. So thank you so much, and stay tuned for the coming part 3 of this series. हम लोग कल फिर आपके सामने आएंगे इसी समय पे 12 बजे दोपहर में, और सॉल्व करेंगे अगले 25 क्वेश्चन. और मंडे को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले आखिरी 25 क्वेश्चन, लास्ट 25 क्वेश्चंस
of the RPSC 2020 physiotherapist government job exam, right? So please stay tuned, stay at home, stay healthy. कोरोना वापस से जो सेकेंड वेव है वो धीरे धीरे करके सेट इन हो रही है हमारी कंट्री में भी. सो प्लीज टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, प्लीज मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, क्योंकि जो मौसम है वो भी काफी चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा. तो प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड फॉर नाउ I just sign off from here. Thank you so much for being here, and goodbye.